नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने वितान पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 आलो आंधाई पाठ को बताने जा रही हूँ, जो कि बेबी हालदार द्वारा लिखा गया है। अपने पहले भाग में मैंने इस पाठ का संक्षिप्त रूपरेखा आपको बताई थी। बेबी हालदार एक घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है और उन्होंने अपनी आत्मकथा आलो आंधारी के माध्यम से लेखन के क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा प्रारंभ की जो न तो पहाड़ों की है, न समुद्र तट की और न ही स्टडी रूम की, बल्कि यथार्थ की आंच से तपते उस रेगिस्तानी जीवन की है जिसमें नायिका और लेखिका बेबी हालदार 13 वर्ष की आयु में विभावित होकर जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में 13 वर्ष की उम्र क्या होती है? अत्यधिक संवेदनशील उम्र होती है और उस उम्र में अपने पति के 3 बच्चों की वह मां बन जाती है। उसके साथ ही साथ पति के जो अत्याचार हैं उनसे भी वह तंग रहती है और एक दिन अंततः वह अपने बच्चों के साथ अकेली अपने जीवन के कटु यथार्थ का सामना करती है। पति को छोड़ करके आ जाती है और अकेली ही अपनी ज़िंदगी बसर करने का निश्चय करती है। तो लेखिका जो है अपने आत्मकथा में इस प्रकार से अपने मन की बातों को व्यक्त कर रही हैं और इसी तरह से उनको लेखन के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करके वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ी। वो बताती हैं कि मैं जब वो अपने पति को छोड़ करके आ गई हैं तो मैं अब अपने किराए के घर में थी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हो ही जा रहे थे और काम नहीं मिल रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेले रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? इस तरह की तरह तरह की बातें उनके आसपास के लोग पूछते रहते थे। लेखिका कहती है कि ऐसे बातें सुन करके उसकी किसी के पास भी खड़ी होने की इच्छा नहीं होती। वह किसी के संपर्क में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जिसके भी सामने जाती थी लोग इसी तरह के प्रश्न उनसे पूछने लग जाते थे। बच्चों को साथ लिए मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुँह से चुप चुप आवाज़ निकाल कहती, मिल जाएगा। मतलब मुँह से थोड़ा अपना आवाज़ निकाल करके कि मतलब उस पर सहानुभूति दिखाते हैं कि मिल जाएगा, एक दिन काम मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने से ही मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। वो कहती है कि मैं उनकी बात सुनती लेकिन फिर इधर उधर की बातें करने लग जाती। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। सुनील नाम के लड़के से उन्होंने काम बताने के बारे में कह रहा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। सुनील उससे कहता है कि कहीं और काम मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा।
दो एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई और उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। सुनील, जो कि जहाँ वो पहले कोठी में काम करती थी, जहाँ की काम छोड़े उसे 1.5 सप्ताह हो चला था, तो वह सुनील उसको दूसरी जगह काम करने के लिए कोठी पर ले जाता है। तो वहाँ उसकी बातें होती हैं और उससे पूछा जाता है कि वह बंगाली है, क्या है, और पैसों के बारे में बात होती है। वह बोली कि वहाँ से बोले कि तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं तो बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा हुआ पैसों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सुनील जाने को हुआ तो मैंने उससे थोड़ा रुक जाने को कहा। वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा, कल से तुम काम पर आ जाओ। अर्थात उसके वहाँ पे काम की व्यवस्था हो गई। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वो भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियाँ देना शुरू कर दिया, क्योंकि बेबी हालदार को उसी जगह में उस घर में काम करना था, तो यह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह उसको गालियाँ देने उसने शुरू कर दी। मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। बकते बकते मतलब उससे भला बुरा कहते कहते हुआ चली गई। साहब आए और उनको भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? तुमने कहा पिता तुमने यह सब। वो कहते कि मैंने कहा कि घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी इस समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। मतलब जहाँ वो काम करती थी उसके काम को देखकर सभी को खुशी हुई कि यह काम कम समय में ही अच्छा काम कर लेती है। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूँगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाते। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब
कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। अब बेबी हवलदार जो लेखिका है, उनका एक थोड़ी सी व्यवस्थित सा काम का ढंग हो गया, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा स्कूल जाने लगे थे और उनकी एक दिनचर्या का पूरा जो है, जो साहब जिनके यहाँ काम करती थी, उन्होंने उनके बच्चों को स्कूल में भी दाखिला करा दिया और वहाँ घर आते जैसे में बच्चों को ले आती और फिर ले जाती और वहाँ पे कुछ खाने को भी उनको मिल जाता। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इतने पैसों में मैं क्या बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा मतलब उनके जो बड़े भाई थे, लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। जहाँ उनके भाई रहते थे उसके आसपास ही वह काम ढूंढने लग गई। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा मतलब किराया तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए जहाँ उनको बाहर जाना पड़ता था इस्तेमाल करने के लिए वॉशरूम, तो वहाँ उनको बाहर ही जाना पड़ता था, वहाँ पे नहीं था। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूँगी। वहाँ पे सभी लोग उसी तरह से रहते थे। तो वो कहते मेरे बारे में, वहाँ पर जितने भी लोग रहते थे सब ने उसके बारे में जानने की चेष्टा की और उससे लेकर के तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, जिसकी जैसी समझ थी वह उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता था। कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जुबान से कुछ कहने लगता। लेकिन इन सब बातों से लेखिका कहती है कि मुझे कुछ भी लेना देना नहीं था। वह सवेरे उठकर बच्चों को खिलाती पिलाती और घर में ताला लगाकर बच्चों के साथ निकल पड़ती। वह एक ही कोठी में काम करते करते मुझे लगता था कि कैसे मैं अपना काम चलाऊंगी, कैसे घर का किराया दूंगी। इस बात को लेकर के वह खूब सोचती, वह चिंतित थी और कि मुझे और एक दो कोठियों में काम अगर नहीं मिला तो इतने पैसों से मेरा गुजारा कैसे होगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन मुझे उन्हें देखकर लगता जैसे कि वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे अब वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। जब वह बार बार उनसे काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए कहती थी, तो वह साहब एक दिन उससे पूछे कि तुम्हारा कितने में गुजारा होता है। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहाँ जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाली ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है। दरकार मतलब ज़रूरत। तो बेबी हवलदार को लगता था कि जिनके यहाँ वो काम करती थी कि उनकी उसके प्रति थोड़ा बहुत सहानुभूति है और वो उसके काम में थोड़ी बहुत सहायता करते थे, जैसे बर्तन पोंछना और जाली देखना। वह कोई बहाना बना देते थे जब वह पूछती कि यह सब वह क्यों कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं है सब करने की, वह सब करने के लिए मैं हूँ। तो वह कोई बहाना बना करके बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने से लेखिका को बहुत सुख मिल रहा था, क्योंकि काम को लेकर के कोई कुछ नहीं टिप्पणी करता था और कोई यहाँ तक भी नहीं देखता था कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। बस मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते
उससे मुझे लगता कि जैसे सोच रही हूँ, इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। लेखिका कहती कि मुझे उसके अपने मन में एहसास होता था कि जब वह साहब उसकी तरफ देख रहे हैं तो शायद उनके मन में यह प्रश्न उठता होगा। उन्हें जब तक जितना मैं जान सकी थी, मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इसी डर के मारे वह उससे कोई प्रश्न भी नहीं पूछते थे, कोई बात नहीं करते थे। अगर कुछ कहना शुरू भी करते तो फिर अचानक चुप हो जाते। उनके मन में ये भावना रहती कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात पूछ ली जिससे कि लेखिका के मन को कोई ठेस ना पहुँचे। बच्चों, मैं अपना पाठ यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अब अगले भाग में इसकी आगे की कहानी मैं बताऊँगी।